जय हिंद, गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्रूविंग कर रहे हैं वो फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से और चैप्टर नंबर 10 से ली गई विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, आपके बोर्ड के पेपर में लगभग एक मैं कह सकता हूँ कन्फर्म ये आएगी इस बार। क्या सवाल है कि अन्योन्य गुणांक की डिफिनीशन आपको लिखनी है और दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य गुणांक का आपको फार्मूला भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। आप देख रहे हैं कि दो कुंडलियां मैंने बनाई हैं। पहली कुंडली में आप देख रहे हो ये जो बना है ये धारा के मान को कम ज़्यादा करने के लिए बना है, और जो ये आप देख रहे हो इसका मतलब होता है धारा मापी। धारा को मापने वाला यंत्र वो कहलाता है धारा मापी। अब इससे पहले आपको एक फैराडे का नियम समझना है। छोटी सी बात समझ लेनी कि जब भी किसी तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा हाई टेंशन लाइन की जब आप पास जाते हैं तो एक झंझनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। हाई टेंशन लाइन के चारों तरफ आप देखते हो, जैसे मान लीजिए हाई टेंशन लाइन का एक ये तार है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को क्यू मेजर होता है, वहाँ पे हाई करंट फ्लो होता है। और जब हाई करंट फ्लो होता है तो हम लोगों को उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। आप देखते हैं हाई टेंशन लाइन के पास ऐसा होता है। तो जब भी किसी तार में जब धारा बहेगी तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र से लगातार क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। अब वो बल रेखाएं ऐसे निकल रही होंगी चारों तरफ। अब वो बल रेखाएं जब किसी भी चीज़ के संपर्क में आती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कुंडली। अब वो कुंडली क्या क्या हो सकती है, जैसे आप भी हो सकते हैं, कार हो सकती है, आयरन लोहा कुछ भी हो सकता है। जब भी वो उस बल रेखाएं किसी भी कुंडली से होकर गुजरेंगी वहाँ पे आ जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये वैज्ञानिक फैराडे ने बताया था। यानी कि यहाँ से आपको केवल इतना समझना है कि जब भी किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र जब बन जाएगा उससे निकलेंगे चारों डायरेक्शन में चुंबकीय बल रेखाएं। अब वो बल रेखाएं जब किसी कुंडली से होकर जाती हैं तो वहाँ पर उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इतना आप जैसे समझ जाएंगे तो इसकी डिफिनेशन को आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगी। कैसे? आप देख रहे हैं इसको कहेंगे हम लोग प्राथमिक कुंडली। पहली वाली कुंडली को हम लोग कहेंगे प्राथमिक कुंडली, और बाद वाली की कुंडली को हम लोग कहेंगे द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो पहली कुंडली है यहाँ पे अब आपको धारा फ्लो करनी है, करंट को प्रवाहित करना है। और जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे यहाँ पे, तो धारा के मान में कभी कम और कभी वृद्धि, कभी कम होगी धारा का मान, कभी ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही धारा के मान में कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उससे क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरह दूसरी कुंडली में जाएंगी। ठीक है, ये जो आप बल रेखाएं देख रहे हो ये मैंने बनाया चुंबकीय बल रेखाएं। अब ये भी मैं आपको बताया कि जैसे इसमें धारा जाएगी ये चुंबक की बात व्यवहार करेगा हाई टेंशन लाइन की तरह, और जब भी ये हाई टेंशन लाइन की तरह व्यवहार करेगा यहाँ पे आ जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से निकलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। अब वो बल रेखाएं एक पास में एक कुंडली रखी उससे होकर जाएंगे, और जैसे ही इससे होकर जाएंगे तो वहां पे उत्पन्न हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, जैसे हम लोग डिनोट करते हैं ई से। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग कहेंगे ई, और किस कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, दूसरी, तो हम लोग इसको कहेंगे E2। ठीक है, अब ये चीज हम लोग लास्ट में भी यहाँ पे करेंगे, आपको समझना पड़ेगा। तो क्या डिफिनेशन बनती है अन्योन्य प्रेरण की, क्या कि जब किसी कुंडली में, यहाँ पे देखिए लिखा है, जब समीप रखी दो कुंडलियां, आप देख रहे हो दो कुंडलियां रखी हैं आपस में पास रखी, तो क्या है कि जब समीप रखी दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डेफिनेशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, जो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल वही चीज हो रही है। जब समीप रखी दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, कभी कम कभी ज्यादा परिवर्तन किया जाता है, तो समीप रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण, जो ये बल रेखाएं जा रही है तो फ्लक्स आ रहा है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। आप देखते हैं पूरी डेफिनेशन लिखी है। जब समीप रखी दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो समीप रखी, इस कुंडली के समीप रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन है, आपको अगर नहीं याद हो रही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद आप नोट कर लेना। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम लोग इसके फार्मूले को भी प्रूव करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फार्मूला पूरा प्रूव करेंगे कैसे आया।
अब मेरे प्यारे दोस्त देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है फ्लक्स, और परिवर्तन को कल भी मैंने आपको पढ़ाया है, परिवर्तन को हम लोग डी से लिखेंगे, फ्लक्स के संकेत को फाई से, प्रेरित विद्युत बल के संकेत को ई से लिखा जाएगा। ठीक है, अब फ्लक्स परिवर्तन किस कुंडली में हो रहा है, दूसरी कुंडली में हो रहा है, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फ्लक्स मतलब फाई, परिवर्तन का मतलब डी, और किस कुंडली में, दूसरी कुंडली में। आया सबको समझ में? अब क्योंकि दूसरी कुंडली में मेरे प्यारे दोस्तों आपके बहुत सारे फेरे, तो एक फेरे में तो परिवर्तन हो नहीं रहा फ्लक्स में, क्योंकि बल रेखाएं सारे में जाएंगी, सारे फेरों में जाएंगी। अब एक फेरे में जाती तो इसके लिए इतना ही सही था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फेरे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या अगर n है वो n2 है। n2 की n मतलब होता है फेरों की संख्या, और 2 का मतलब क्यों, दूसरी कुंडली में। कुल मिला के यहाँ पर अभी क्या हुआ है, फाई मतलब परिवर्तन, फाई का मतलब फ्लक्स किस कुंडली में, दूसरी कुंडली में, फाई का मतलब फ्लक्स और डी का मतलब परिवर्तन, 2 का मतलब दूसरी कुंडली में, n का मतलब फेरे और किसकी, दूसरी कुंडली के। ये क्यों हो रहा है, ये किसके कारण हुआ है, ये हुआ है पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण। तो धारा मतलब I और D का मतलब परिवर्तन, और किस कुंडली में, पहली कुंडली में। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आसान और इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, हर चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है। फिर से एक बार इस लाइन को समझे, फ्लक्स का मतलब फाई, डी का मतलब परिवर्तन, 2 का मतलब दूसरी कुंडली में, और उसमें फेरों की संख्या n2, क्योंकि सभी फेरों में परिवर्तन है। क्यों हुआ है, क्योंकि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन किया गया। अब जैसे ही समानुपाती के साइन को आप हटाएंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें, एक m आ जाता है, यहाँ पर m ही कहलाता है, जहाँ मेरे प्यारे दोस्तों m को ही कहा जाता है अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, अब अगर आप m की वैल्यू को निकालें तो di1 को नीचे भेजेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा है, तो n2 d∅2 अपॉन di1 बराबर m। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अन्योन प्रेरण गुणांक का जो फार्मूला है वो है n2 d∅2 अपॉन di1। हमें यही प्रूव करना था कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक भी लिखना है। अब मात्रक कैसे लिखेंगे, मात्रक इसका मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, हेनरी। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद अभी तक ये जो डिफिनेशन चल रही है अन्योन प्रेरण की चल रही है, ना कि अन्योन प्रेरण गुणांक की। अन्योन प्रेरण की घटना क्या है, इसकी डिफिनेशन अभी तक हम लोग लिख रहे थे। अब हम लोग लिखने वाले अन्योन प्रेरण गुणांक यानी m की डिफिनेशन क्या है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस m की डिफिनेशन बनाएंगे, और m की डिफिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखें ध्यान से। केस फर्स्ट में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग लिखेंगे, केस फर्स्ट में लिखेंगे कि हम जानते हैं, केस फर्स्ट हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने फार्मूला प्रूव किया है, m बराबर n2 d∅2 अपॉन di1। अब हम लोग m की डिफिनेशन बना रहे हैं। अभी जो ये डिफिनेशन लिखी ये केवल घटना पे लिखी है कि अन्योन प्रेरण क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अन्योन प्रेरण जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अन्योन प्रेरण, ये उसकी डिफिनेशन है। अब हम लोग लिखने वाले अन्योन प्रेरण गुणांक की डिफिनेशन क्या है, इसको समझिए। तो केस नंबर पहला हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है अन्योन प्रेरण गुणांक का। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग माना कि di1 की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर कर दी जाए, यदि यहाँ से यदि कर दें आप कि यदि di1 की वैल्यू को 1 एम्पियर कर दिया जाए, I क्या है, धारा, D का मतलब परिवर्तन, I का मतलब पहली कुंडली, 1 का मतलब पहली कुंडली। यदि पहली कुंडली में जो धारा हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं, अगर उसका मान 1 एम्पियर कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। m बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या, n2 d∅2। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास दोस्त, ध्यान से देखें, पेपर में आपके जरूर पूछा जाता है। m बराबर n2 d∅2। अब यहाँ से इसकी हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे। m का मतलब अन्योन प्रेरण गुणांक, क्या परिभाषा आएगी, जरा इसकी ध्यान से देखो। फाई का मतलब आपको पहले संकेत पता होना चाहिए, n का संकेत क्या है, m को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं। और जैसे आप इतना जान लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको परिभाषा रटनी नहीं पड़ेगी, डिफिनेशन आपको रटनी नहीं है। कैसे, फाई का मतलब फ्लक्स है, d का मतलब परिवर्तन है, n का मतलब फेरों की संख्या और m का मतलब अन्योन प्रेरण गुणांक, और इसको क्या पढ़ते हैं, बराबर। ध्यान से देखिएगा,
स्पष्ट है कि जब प्राथमिक कुंडली में, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से I का मतलब धारा, D का मतलब परिवर्तन, 1 का मतलब पहली कुंडली में, स्पष्ट है कि जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान का परिवर्तन 1 एम्पियर कर दिया जाए, या ऐसे पढ़ सकते हैं, स्पष्ट है कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा परिवर्तन का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली का फ्लक्स परिवर्तन, 2 पे उंगली है तो आप पढ़िए द्वितीयक कुंडली का फ्लक्स परिवर्तन अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर हो जाता है। बड़ी सिंपल और सरल भाषा में डिफिनीशन है, बस आपको यहाँ पे लिखे हुए अक्षरों को साइंटिफिक भाषा में कन्वर्ट करके पढ़ना है। कैसे, फिर से एक बात ध्यान से सुनिए, जहाँ पर मैं उंगली रखूँगा उसको पढ़ना है आपको। स्पष्ट है कि प्राथमिक, 1 का मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन, D का मतलब परिवर्तन, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली का फ्लक्स परिवर्तन अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर हो जाता है। बड़ी सिंपल डिफिनीशन है, यदि आप इतनी जल्दी नहीं याद कर पाए तो आपके लिए मैंने केस फर्स्ट में लिखी हुई डिफिनीशन को यहाँ पे लिख दिया है, वही लिखा है। स्पष्ट है कि जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा परिवर्तन का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली का फ्लक्स परिवर्तन अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना। इसके बाद इसकी सेकंड डेफिनेशन भी आती है, वो क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से देखें। केस सेकंड लिखेंगे फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से। क्या है फैराडे का नियम, जरा ध्यान से देखिए E बराबर आपने पढ़ा है N/dt, ये फैराडे का प्रथम नियम है। अब क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है दूसरी कुंडली में तो यहाँ पे 2 लगा दो और उसी के फेरे भी लेने पड़ेंगे, और अगर उसमें परिवर्तन उसी में आया था प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन, यहाँ से अगर हम dt का इधर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा, माइनस को भी अगर इधर भेज दें तो E2dt बराबर N2d∅2, N2d∅2 सबको दिखाई दे रहा है यहाँ तक। हाँ, क्या हुआ है, dt की वैल्यू को इधर भेजा है, माइनस भी इधर भेज दिया है, N2d∅2 की वैल्यू। यहाँ से अगर आप देखें इसको हम लोग अगर अरेंज करके सही से लिख लें, N2d∅2 बराबर माइनस का E2dt, ठीक है, जहाँ पे E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसका, द्वितीयक कुंडली का, जो दूसरी वाली कुंडली भी उधर बनाई थी। अगर आप N2d∅2 की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दें या फिर यहाँ कह दें, यहाँ रख दें, तो आप देखेंगे, इसलिए m बराबर इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखिए, क्या वैल्यू आई, माइनस का E2dt/di1, यहाँ तक आ गए, E2dt/di1। dt की वैल्यू को हम अगर नीचे भेज दें, dt का मान अगर नीचे लिख दें यहाँ पे, तो m बराबर देखिए क्या आएगा, माइनस का E2di1/dt। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, अब इसके हम लोग सेकेंड डेफिनेशन बनाने वाले हैं। इफ यदि di1/dt की वैल्यू को अगर हम लोग 1 एम्पियर कर दें तो यहाँ से क्या आपको मिलेगा, जरा ध्यान से देखें, m बराबर माइनस का E2, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम लोग लिख चुके हैं 1 एम्पियर मान लिया गया है। अब यहाँ से आपको क्या डेफिनेशन बनानी है, इसको पढ़ो ध्यान से, डेफिनेशन आपको यहाँ से बनानी है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, I का मतलब धारा, D का मतलब परिवर्तन, 1 का मतलब पहली कुंडली में जिसको हम लोग प्राथमिक कुंडली पढ़ेंगे, और dt का मतलब दर, धारा परिवर्तन की दर का मान 1 एम्पियर। फिर क्या हुआ है, m को पढ़ा जाता है अन्योन प्रेरण गुणांक, E को पढ़ा जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, और 2 का मतलब द्वितीयक कुंडली का। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, ध्यान से देखिएगा। स्पष्ट है कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर का मान 1 एम्पियर कर दिया है, dt को पढ़ा जा रहा है, फिर से मैं बता दूं दर। स्पष्ट है कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए तो द्वितीयक, 2 का मतलब द्वितीयक कुंडली का, E का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर हो जाता है। आपको अगर नहीं समझ में आई डेफिनेशन एक बार में तो आप देख सकते हैं। स्पष्ट है कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर हो जाता है। एक बार अच्छे से नोट करिएगा।
फिर पढ़िएगा, वहाँ से तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका सेकेंड फार्मूला प्रूफ। चलिए अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, और क्या इसका सेकेंड पार्ट है जरा ध्यान से देखें। सेकेंड पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सूत्र के प्रूव करो। तो दो समतल कुंडलियां बनाते हैं, समतल मतलब बिल्कुल प्लेन, तो एक ये पहली कुंडली, ये पहली, ये दूसरी मान लेते हैं। ठीक है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हम लोगों ने बना ली। अब आपको कहा गया है कि इनका अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, ये प्रूव करके बताओ। ठीक है, दो समतल कुंडलियां बना ली। मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली, क्योंकि जब तक प्राथमिक कुंडली में धारा में आप परिवर्तन नहीं करोगे, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल नहीं आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 1 है, फेरों की संख्या उसकी N1 है, रेडियस उसकी R1 है, और इसकी रेडियस आप लेट कर लो R2, फेरों की संख्या इसमें मान लो N2। इतना आपने कर लिया, फेरों की संख्या N2, रेडियस किसकी R2। अब आपने क्या किया है कि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन किया, तो दूसरी कुंडली में क्या आया है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, द्वितीय कुंडली में सबसे पहले आ रहा है फ्लक्स परिवर्तन। तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों एक बात पता होनी चाहिए कि प्राथमिक कुंडली में जब आप धारा प्रवाहित करोगे तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड है कितना, इसको आपको कैसे जानना है, इसके लिए आपको एक मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, और एक फार्मूला प्रूव किया गया, आप थोड़ी देर के लिए उसको याद कर लें। क्या कि प्राथमिक कुंडली का, आप यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखना कि दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, हेडिंग ऊपर पड़ेगी, हम लोग इसके फार्मूले को प्रूव कर रहे हैं, दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। तो हम लोग क्या लिखने वाले, प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, और वृत्ताकार कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यारे दोस्तों, उसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। तो B1 पहली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि पहली में धारा जाएगी तो उसी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और B बराबर होता है म्यू नॉट N I/R। क्योंकि पहली कुंडली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसी की धारा, उसी की रेडियस लेनी पड़ेगी आपको। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है, इस कुंडली के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है, उससे निकल रही चुंबकीय बल रेखा है वो दूसरी कुंडली में जा रही। तो यहाँ पे क्या होगा, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन। और फ्लक्स का मेरे प्यारे दोस्तों कल में मैंने आपको एक फार्मूला बताया, फाई बराबर होता है B फाई बराबर BA लिख दीजिए आप। और द्वितीय कुंडली में हो रहा है तो यानी फाई 2, दूसरी कुंडली में फ्लक्स, और परिवर्तन मतलब D, और क्या फार्मूला है BA। क्योंकि एक कुंडली में नहीं है, उसमें बहुत सारे फेरे हैं, उसमें द्वितीय कुंडली में एक फेरा नहीं, बहुत सारे फेरे, तो दोनों पक्षों में क्या करो आप N2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, N2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यों, क्योंकि दूसरी कुंडली में एक फेरा नहीं है, बहुत सारे फेरे हैं, वो फेरे कितने माने गए N2, दोनों पक्षों में N2 से डिवाइड कर दो। इस B की, अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, A नहीं लिखना है, अब आपको A1 लिखना है या A2 लिखना है, सब लोग अच्छा कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे A1 लिखें या फिर A2 लिखें। दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे A1 लिखा जाए या फिर A2 लिखा जाए, सभी लोग कमेंट करके बताओगे A1 या फिर A2, यहाँ पर A1 या फिर A2। हाँ, आधे लोग तो कमेंट खेला करते हो, कोई दिक्कत नहीं, खेलो। चलो अच्छा ये बताओ, फिर बता दो, फिर ठीक है, फिर खेलो आराम से। A1 या फिर A2, बहुत बढ़िया, सुंदर, बढ़िया। A1 या फिर A2, सभी लोग कमेंट करके बताओ A1 या फिर A2। बढ़िया, ठीक, सही बता रहे हो। और ये बताओ B की जगह B1 लिखा जाए फिर या फिर B2 लिखा जाए, B की जगह B1 लिखा जाए या फिर B2 लिखा जाए, B की जगह B1 या फिर B2। ठीक,
बढ़िया। चलो N2d∅2 बराबर N2, B की जगह आप B1 लिखोगे क्योंकि पहली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र जब जाएगा दूसरी कुंडली में तभी उसमें फ्लक्स परिवर्तन है, यानी B1 के कारण, और उसी दूसरी कुंडली में हो रहा है यानी उसी को तो एरिया में परिवर्तन होगा। तो B1 की वैल्यू का आप रखो तो N2d∅2 बराबर N2, B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N2 नहीं, B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1I1A2 अपॉन R1, B1 की पूरी वैल्यू। अब इसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, I1 को नीचे भेज दें तो क्या हो जाएगा, I1 को जैसे आप नीचे भेजेंगे तो देखिए क्या होगा कि N2d∅2 अपॉन I1 बराबर, चलिए मैं फिगर मिटा रहा हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ चलिए ध्यान से देखिए, चलिए ऊपर से लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, N2d∅2 अपॉन I1 बराबर, I1 नीचे जा चुका है, क्या बचेगा, आप पहले म्यू नॉट को लिख दो, कांस्टेंट टर्म्स पहले लिख दो, म्यू नॉट फिर N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 और क्या बच रहा है A2, और A2 क्या है, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली, वृत्त का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर, तो दूसरी कुंडली के लिखा जाएगा पाई आर की जगह R2, क्योंकि दूसरी कुंडली में का एरिया है ये, तो वृत्त की जगह पाई R2 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा है R1, ठीक है। और आपको अभी मैंने बताया धारा में परिवर्तन किया जाता है तो आप उसको I1 से भी लिख सकते हैं या dI1 से भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन है। तो यहाँ पे मैं धारा क्योंकि परिवर्तन कर रहे थे तो यहाँ पे I1 भी लिखा जा सकता है, उसको dI1 भी लिखा जा सकता है, तो dI1 मैं लिख दे रहा हूँ धारा को, और कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे म्यू नॉट फिर पाई N1 N2 R2 स्क्वायर अपॉन R। सभी लोग कमेंट करके अच्छा बताओ फिर ये क्या है, N2d∅2 अपॉन dI1 की जगह क्या लिखा जा सकता है। अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले इसका फार्मूला प्रूव करके बताया था कि ये किसी चीज़ के इक्वल है, ये किसका फार्मूला है, सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि ये किसका फार्मूला है। हाँ ये किसका फार्मूला है, N2d∅2 अपॉन dI1 की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये इसको क्या लिखा जा सकता है, ये क्या फार्मूला है। अभी आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में इस फार्मूले को प्रूव किया था। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इसको क्या लिखा जा सकता है। हाँ कुछ लोग तो कमेंट नहीं करते, सभी लोग कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितना पढ़ते हो। इसको अभी अभी बताया था ना कि क्या लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये किसका फार्मूला है। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ लोग नहीं याद रखते हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक बढ़िया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, पता है मेरे दोस्तों, इसको हम लोग m लिख सकते हैं, बिकॉज m बराबर होता है N2d∅2 अपॉन dI1। अभी बताया था ये वैल्यू होती है m के इक्वल, जिसको m को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। m की वैल्यू यहाँ रख दो तो m बराबर आ गया म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर अपॉन R1। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है, सभी लोग थंब बनाए, क्या सबको ये प्रूविंग समझ में आ गई है। म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R1, क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं ये बड़ी आसान प्रूविंग है, बिल्कुल भी कठिन है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, चुंबकीय क्षेत्र निकालिए पहली कुंडली के कारण, उस कुंडली को हम लोगों ने दूसरी कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन में, फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर बी है, और डी फ्लक्स में परिवर्तन तो वहाँ डी लगा दिया, दोनों पक्षों में N2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक फ्लक्स वहाँ पे एक फेरा नहीं है, बहुत सारे फेरे वहाँ पे N2 से मल्टीप्लाई। B1 की वैल्यू को यहाँ पे B की जगह B1, A2 की जगह A2, B1 की वैल्यू ये रखी गई, I1 को नीचे भेज दिया गया है, A2 की जगह पाई आर स्क्वायर लिखा गया क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया हम लोग दूसरे का ले रहे हैं तो वहाँ पे R की जगह R2 संकेले, I1 को नीचे भेजा गया है, आप I1 को dI1 भी लिख सकते हैं, और ये फार्मूला M का बन गया, तुरंत प्रूव हो गया ये रिजल्ट। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये प्रूविंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
अच्छे से आप नोट्स बनाइए। कल मैंने एक प्रूविंग आपको कराई थी स्वापेरण गुणांक की, आज हो गई अन्योन्यपरण गुणांक की। अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए, बहुत अच्छे से नंबर आएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। जो भी प्रूविंग नहीं समझ में आ रही मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतने ही मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।